हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ दिस साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी। दोस्तों, इस बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि पैसा नहीं, उससे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन हाउसल हमें एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है और वहीं दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी कमाने वाला कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये की वजह से बैंकक्रप्ट हो जाता है। हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, उनके लिए मिनिमम वेज भी बहुत बड़ी रकम होगी। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव या अधिकारी $1,00,000 की सैलरी पर भी नाखुश रह सकते हैं। कुल मिलाकर आप कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं यह आपकी खुशी तय नहीं करता, बल्कि आप किस माहौल और किस परिवेश से आ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों में से एक गिना जाता हो, मगर सच तो ये है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद ही बने। बफे के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग इफेक्ट को। अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फ़र्क है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सोच समझकर खर्च करना। बिना सोचे समझे रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में हज़ारों कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, मगर इनमें से गिने चुने शेयर ही वाकई आपको अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मती से इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और काफ़ी हद तक एक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कुछ नहीं कमाने से तो बेहतर ही है। पैसों के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होता है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और जो आपका दिल करना चाहे, जो आपका पैशन है, उससे फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसों के लिए किसी के लिए नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। संपत्ति वो है जो नज़र नहीं आता। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश मैं 1 करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब होता है कि काश मैं 1 करोड़ रुपये खर्च कर पाता। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ रुपये मिले और आप उसे पूरी तरह से खर्च कर दें, तो आपकी ये आदत आपको जल्द ही कंगाल भी बना सकती है। तो अगली बार जब आप किसी को महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए देखें, तो ये ज़रूर समझ लें कि वो अमीर नहीं, बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहे होंगे। आप लोगों की अमीरी को देख सकते हैं, मगर उनके खाते में असल में कितने पड़े हैं आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए बेहतर होगा कि आप किसी की संपत्ति भर देकर उससे प्रभावित ना हो। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो याद रहे किसी ने वो शेयर बेचा भी होगा। इसका मतलब साफ है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वहीं स्टॉक बेचने वाले के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे हैं। उस वक्त के लिए हो सकता है कि ये अच्छी डील भी हो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अधिक फाइनेंशियल ज्ञान रखने वाले लोग भी यदि अपने बिहेवियर को नहीं समझते और नियंत्रित नहीं करते तो वो भी खराब डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए बाजार के उतार चढ़ाव या बिना सोचे समझे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कितना कमाते हैं ये कोई मायने नहीं रखता। हम जो भी कमाते हैं उसके साथ क्या करते हैं ये मायने रखता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो पैसों का विज्ञान समझना चाहते हैं, जो अपने पैसों की मानसिकता जानना चाहते हैं, जो अधिक पैसा बनाने की इच्छा रखते हैं, जो पैसों की मानसिकता विकसित करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि पैसा क्या होता है और उससे कैसे बनाया जा सकता है। ऑथर मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित दिस साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें पैसों के साथ हमारे रिश्ते को बताती है। दोस्तों, ऑथर ने इस विचार को अच्छे से उजागर किया है कि फाइनेंशियल स्वतंत्रता का मैथमेटिकल जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। हम जिन इमोशंस, धैर्य और मौके को नज़रअंदाज करते हैं वही फाइनेंशियल आज़ादी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। पैसों का ज्ञान हमें कोई नहीं सिखाता, क्योंकि इसका ज्ञान बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऑथर इस बात को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया। तो क्यों न उनके इस ज्ञान का लाभ उठाया जाए। एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल योजना बनाना और उस पर कायम रहने से फाइनेंशियल रिस्क को कम किया जा सकता है, जिससे फाइनेंशियल सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सेविंग और धैर्य का महत्व।
निवेश से पहले हमें सेविंग की आदत बनानी होती है। जो पैसा हमारे उपयोग का नहीं होता है या लंबे समय में उसका उपयोग करना होता है, उससे ही मार्केट में लगाया जाता है। लगाने के बाद धैर्य के साथ लंबे समय तक इंतजार करना होता है, तभी हम पैसों से पैसा बना सकते हैं। ये पुस्तक लगातार बचत की शक्ति और समय के साथ कंपाउंडिंग के प्रभाव पर जोर देती है। फाइनेंशियल सफलता अक्सर जल्दी लाभ चाहने के बजाय लंबे समय की सोच से आती है, क्योंकि फाइनेंशियल सफलता में समय का बहुत बड़ा योगदान होता है। अधिकतर समय ये देखा गया है कि कम समय में नुकसान होता है और लंबे समय में सफलता प्राप्त होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी को चलाने में कई इनविजिबल पावर का भी योगदान है, जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते, या अभी हमारे ज्ञान की कमी के कारण हम चेतन रूप से इन्हें इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि भाग्य अच्छा और बुरा दोनों फाइनेंशियल परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग्य के प्रभाव को स्वीकार करने से किसी भी व्यक्ति को सफलताओं में अति आत्मविश्वास और सफलताओं में अत्यधिक आत्मदोष से बचने में मदद मिलती है। सामाजिक तुलना इंसान को कभी भी पैसों से संतुष्ट नहीं होने देती। हम सभी ये जानते हैं कि सामाजिक पैसों की दीवार इतनी ऊंची होती है कि कोई भी इसे छू नहीं सकता। इसीलिए फाइनेंशियल सफलता के लिए ये जरूरी है कि हम अपने भीतर पैसों के प्रति संतुष्टि और वित्तीय ज्ञान के प्रति असंतुष्टि रखें, क्योंकि पर्याप्त के बिना हमारे पास कितना भी पैसा हो वो कभी भी कम ही दिखाई देता है। ये पुस्तक सलाह देती है कि हम पैसों के दिखावे में ना पड़ें और अपने काम से काम रखें। फाइनेंशियल स्वतंत्रता के लिए ये ज़रूरी है कि पैसों के दिखावे को छोड़कर पैसे बढ़ाने के रास्तों पर जोर दिया जाए। महंगी गाड़ियाँ लोन लेकर भी खरीदी जा सकती हैं और आलीशान घर किसी से पैसे लेकर भी खरीदा जा सकता है, लेकिन वो बाद में हमें दर्द के अलावा और कुछ नहीं देगा। परिवर्तन के लिए अडेप्टेशन। हम सभी जानते हैं कि समय के अनुसार निवेश करने के नए नए रास्ते हमारे सामने आते रहते हैं। इस बदलते हुए संसार में हमें भी अप टू डेट रहना होगा, तभी हम अपने फाइनेंशियल स्वतंत्रता की यात्रा में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। नियमित रूप से फाइनेंशियल लक्ष्यों की जांच करना और जीवन के विकास के साथ रणनीतियों को तैयार करना ये सुनिश्चित करता है कि फाइनेंशियल योजना अप टू डेट बने रहे। सफलताओं और गलतियों दोनों से सीखना और उनके साथ डालना लंबे समय में फाइनेंशियल स्वतंत्रता दिला सकता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मीडियोकर जीवन ही जीते रहते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस समय पैसों को लेकर आप जो फैसला ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों न अभी से पैसों के मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्द से जल्द ज़्यादा फायदा लिया जाए। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके ऑथर मॉर्गन हाउजेल हैं। अच्छा पैसा होने का आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है, लेकिन ज़्यादा इस बात से लेना देना है कि किस तरह आप व्यवहार यानी कि बिहेव करते हैं। सही चीज़ों में इंगेज करें और चांस है कि आप सफल हो जाएंगे। इसी तरह से आप में कितने भी बुद्धिमत्ता, समझ या अंदर की खबर हो, यह आपको गलत व्यवहार से उपजे परिणाम से नहीं बचा सकता है। हर एक इंसान की एक अलग सोच होती है कि किस तरह से ये दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया कई हालात, वैल्यूज़ और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपके अपने पैसों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना देना सिर्फ 0.00001% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह से सोचते हैं कि ये दुनिया कैसे काम करती है। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल में पढ़ा जहाँ 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर शिक्षक बिल डॉगल की कोशिश नहीं होती, जिन्होंने उस समय एक $3000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम थी कि बिल गेट्स को वही करियर में सक्सेस मिलती। बिल गेट्स खुद ये चीज़ मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड स्कूल में 3 बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट थे जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट, पॉल एलन और केंटी वन। केंटी वन को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई। इससे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। वॉरेन बफे के पैसों के पीछे एक साधारण सा तथ्य है। वो सिर्फ एक अच्छे निवेशक ही नहीं, बल्कि वो लगातार 75 साल तक एक अच्छे निवेशक रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरुआती सालों में बनाया था और बाद में उससे लंबे समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है।
लेकिन उनका सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न्स के बारे में नहीं होता है, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रहे हैं और लंबे समय तक दोहरा सके। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं, इतना सक्षम बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सकें और गेम में लंबे समय तक बने रह सकें ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। प्लान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के अनुसार नहीं जाएगा। हर योजना में गलती के लिए जगह रहती है। जितना आपको अपने प्लान को सफल बनाने के लिए एक खास चीज़ की ज़रूरत होगी, उतना कमज़ोर आपका प्लान होगा। आने वाले कल को लेकर आशावादी बने रहें, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक रहें, पर सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहें। वेल्थ वो है जो आप नहीं देख पाते हैं। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। हाउजर बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, इसका असल में मतलब ये है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। इस बुक में मैं सबसे पहले बात करूंगा धंधो फ्रेमवर्क की। तो चलिए जानते हैं कि धंधो फ्रेमवर्क होता क्या है। आप बहुत ही कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इसी को धंधो फ्रेमवर्क बोलते हैं। और इसी का इस्तेमाल करके गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी बिजनेस में अपना काफ़ी नाम कमा चुके हैं। गुजराती कम्युनिटी के लोग हमेशा इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं जिससे अगर वो जीते तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बट अगर वो हारे तो उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं होगा। यानी कि हेड्स आई विन and tails I don't lose much। और यही है धंधो स्टाइल। इस वीडियो में आपको धंधो फ्रेमवर्क के बारे में पता चलेगा कि किस तरह ये लोग कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिवॉर्ड अर्न करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। ये बुक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताएगी कि किस तरह के बिजनेस को आपको खरीदना चाहिए और उसमें पैसे लगाने चाहिए जिससे आपको आगे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। 1970 में कुछ गुजराती पटेल थोड़ा बहुत पैसों के साथ अमेरिका पहुंचे, बट वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उस समय उनकी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ उन्हें कोई व्हाइट कलर वाली जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। और उस टाइम पर भी पेट्रोल के दाम काफ़ी ज़्यादा थे, तो लोगों ने उस समय घूमना फिरना और ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया और इसका सीधा असर मोटेल बिजनेस पर पड़ा। मोटेल्स वो होते हैं जो हाईवे पर बने होटल्स होते हैं, उन्हें मोटेल्स बोला जाता है। तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, इसीलिए मोटेल्स के दाम काफ़ी कम हो गए और जो लोग मोटेल्स खरीदना चाहते थे उन्हें बैंक 90% तक का लोन दे रही थी। जैसे कि गुजराती पटेल के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और यहाँ तक कि उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, तो उन्होंने बैंक से 90% तक का लोन ले लिया और बची कुछ सेविंग को लगाकर मोटेल्स को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास ज़्यादा कुछ खोने को नहीं था। उन्होंने तो केवल 10% डाउन पेमेंट ही दिया है और उन्हें पता था आज नहीं तो कल लोग वापस फिर से ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे और उनके मोटेल्स में फिर से आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग काफ़ी अमीर बन जाएंगे। यानी कि हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। बिजनेस चला तो चांदी ही चांदी, नहीं चला तो वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं खोएंगे। और फाइनली ऑयल क्राइसिस खत्म हो गई और लोग वापस से फिर से ट्रैवल करने लगे और पटेल्स को मोटेल्स में अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। धंधो फ्रेमवर्क का पहला रूल ये है कि ऐसे बिजनेस को खरीदना जो पहले से हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। अगर आप इतना एफर्ट लगा भी दो तो भी कोई गारंटी नहीं कि वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। इसीलिए पटेल्स ने जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उन्हें खरीदना स्टार्ट किया। वो इनोवेशन करने या अलग करने के लिए नहीं निकले, क्योंकि इनोवेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है जो उनके पास था ही नहीं। इसीलिए उन्होंने जो बिजनेस पहले से चले आ रहे थे उन्हें खरीदा और इसीलिए आपको भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों से चली आ रही हो, जिससे आपके पैसे कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। वॉरेन बफे बोलते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज काफ़ी स्लो है। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला, मैकडोनल्ड, एप्पल, ये ऐसे ब्रांड हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और आगे भी सालों तक चलते रहने वाले हैं। बट दूसरी तरफ काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनका रेट ऑफ चेंज बहुत हाई होता है, उनका कुछ अता पता भी नहीं है, वो आज हैं तो कल नहीं होंगे। इसीलिए हमें बहुत ही सिंपल बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए जिन्हें हम अच्छे से समझ सकें। सालों पहले हम ऑर्कुट यूज़ करते थे, आज फेसबुक और इंस्टाग्राम, और कल पता नहीं क्या ट्रेंड में आ जाएगा। इसीलिए हमें अपने पैसों को सोच समझ कर ही उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें रातों रात चेंजेस ना हो।
वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा डर जाओ, और जब लोग डर रहे हो और अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हो तब आप लालची हो जाओ और उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो। इसी तरह आपको स्टॉक तब खरीदने हैं जब मार्केट डाउन हो या फिर लोग डरे हो, क्योंकि उस समय हो सकता है आपको किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक सस्ते में खरीदने को मिल जाए। बट ऐसा नहीं है, आपको कोई भी सस्ता स्टॉक खरीद लेना है। हमें उसी कंपनी के स्टॉक खरीदने चाहिए जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, बस किसी कारण की वजह से वो हमें सस्ते में मिल रहे हो। क्योंकि जब कोई कंपनी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है तो उसके शेयर सस्ते में मिल जाते हैं और आगे जाकर हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक कॉन्सेप्ट बताया था जिससे मिस्टर मार्केट बोलते हैं। वो बोलते थे कि हमें स्टॉक और शेयर को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसके इंटरेस्टिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। मान लो कि किसी बिजनेस में शेयर इंटरेस्टिंग वैल्यू है 100 रुपीज़, बट आपको उस समय मार्केट में वो 110 रुपये में मिल रहा है, तो उस शेयर को आपको नहीं खरीदना चाहिए, चाहे कुछ टाइम पहले उसके प्राइस 130 रुपये ही क्यों ना हुई हो। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक उसका प्राइस लगभग 60 से 70 रुपये ना जाए, तब आप उसको इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम में खरीदेंगे और जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मान लो कि आज आप कोई स्टॉक 50,000 में खरीदते हो और एक साल बाद उसका प्राइस 60,000 हो जाएगा, तो आप एक साल में उसे 60,000 में सेल करके 10,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो। उसी तरह आपको कोई कपड़ा दिल्ली में 10,000 का मिल रहा है और मुंबई में उसकी कीमत है 15,000, तो आप उसे दिल्ली से खरीदकर मुंबई में बेचकर 5,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसी को आर्बिट्रेज कहा जाता है, यानी कि टाइम और प्लेस का यूज करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसीलिए आपको भी आर्बिट्रेज का यूज करके प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में वो कौन सी खास बात है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है, जिसे ऑथर ने मोएड नाम दिया। एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड को ही ले लीजिए। मैकडोनल्ड से सालों से ही अपने बर्गर के लिए फेमस है और आपको हमेशा वहाँ पर कस्टमर दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि मैकडोनल्ड से बेटर बर्गर आपने नहीं खाया होगा, बल्कि बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट में मैकडोनल्ड से भी अच्छे बर्गर सेल किए जाते हैं, पर फिर भी लोग मैकडोनल्ड्स में जाना ही क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मैकडोनल्ड्स को पता है कि लोगों की नीड क्या है, उन्हें पता है कि कस्टमर क्या चाहता है। अब मैकडोनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि चाहे उसके सामने कितने भी छोटे मोटे स्टोर ओपन क्यों ना हो जाएं, लोग फिर भी मैकडोनल्ड में जाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी ब्रांड इमेज कुछ इस तरह से है कि लोग चाहकर भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए ऐसे बिजनेस सालों साल चलते रहते हैं, क्योंकि लोगों को उसकी ब्रांड पर पूरा भरोसा होता है और वो लोग इनके पास जाना ही पसंद करते हैं। उसी तरह हर बिजनेस के पीछे छिपा हुआ एक मोएट होता है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि उस बिजनेस के पीछे छिपा हुआ मोएट क्या है और कस्टमर क्यों उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना चाहेंगे। चलो एक बैट लगाते हैं। मान लो कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं। हेड्स आया तो आपके पैसे डबल, अगर टेल्स आया तो आपके सारे लगाए हुए पैसे जीरो हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आप एक सिंगल बैट पर कितना पैसा लगाओगे? ऑथर हमें एक फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलते हैं जिन्हें वो कैली फॉर्मूला बोलते हैं। यह फॉर्मूला कहता है कि जब ऑड्स आपके फेवर में होता है तब आपको दबा के इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको 20% पैसा एक सिंगल बैट में लगाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आपको उसमें से 20 रुपीज़ सिंगल बैट में लगाने चाहिए। जिस तरह पटेल से ने रिसेशन के टाइम पर जब मोटर से सस्ते में मिल रहे थे और बैंक 90% तक का लोन दे रहे थे, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया और अच्छे से इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनके 10% पैसे ही तो जाएंगे। तो ओड्स उनके फेवर में थे और आगे जाकर उन्हें मोटर्स बिजनेस ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दिया। इसीलिए आज अमेरिका के मैक्सिमम मोटर्स के मालिक गुजराती पटेल से ही हैं। यानी कि वही सिचुएशन, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। तो अगर आपको भी कोई ऐसा शेयर मिलता है जो अपने किसी कारण से अपने इंट्रेंसिंग वैल्यू से कम दामों में मिल रहा है, तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आगे जाकर वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाने वाला है। हमें बस बिजनेस या शेयर को उसके इंट्रेंसिंग वैल्यू से कम दामों में खरीदना है और बाद में सही टाइम आने पर उसे सेल कर देना है, तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा। इसीलिए अगर आप किसी भी शेयर को बाय करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से रीड कर लीजिए। और हमें किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत ही फास्ट हो, बल्कि ऐसी कंपनी को चूज करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो हो, जो सालों साल चले, ना कि किसी ऐप की तरह अगले दिन बंद हो जाए। इसीलिए हमें सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देव जब 26 साल के थे तब वो एक मिलियनेयर थे, बट उनके पैसों का सही तरीके से उपयोग न होने के कारण
30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ खो दिया और फिर उन्होंने पैसों के बारे में सब कुछ जानना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी सीखा उन्होंने ये सब अपने बुक द टोटल मनी मेकर में बताया। तो आज मैं आपको इस बुक में 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके हम फाइनेंशियल फिटनेस अचीव कर सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि एक्चुअल में उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और हमेशा डैनियल में जीते हैं। जिस तरह कोई इंसान खूब जंक फूड खाता है और कभी भी एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देता है और उसे रियलाइज भी नहीं होता है कि वो धीरे धीरे आउट ऑफ शेप होता जा रहा है, वो हमेशा डैनियल में जीता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। और जब उसे रियलाइज होता है कि वो सचमुच में मोटा हो गया है, उसकी हेल्थ खराब हो गई है, तब तक बहुत देर हो जाती है। उसी तरह बहुत सारे लोग दिखने में तो अमीर हो सकते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं। उनके पास महंगे घर, नई नई गाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें वो लोन और अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही नहीं है और हमेशा डैनियल में जीते हैं। और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है और लोग इसे इग्नोर करते चले जाते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल हमारे फिटनेस की तरह होती है, हमें उसका हर वक्त ध्यान रखना है, नहीं तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम कब बर्बाद हो गए। इसीलिए ऑथर हमें डैनियल से बाहर आने को बोलते हैं और बताते हैं कि सच का सामना करो, अपना आप को मिरर में देखो क्योंकि आप ही खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उससे एक्सेप्ट करो और एक्सरसाइज करो। उसी तरह अपने खर्च को ट्रैक करो कि आप कितना कमाते हैं और कितना पैसा खर्च कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप हैं और ये फाइनेंशियल बबल कभी भी फट सकता है। तो उससे पहले रेडी हो जाओ और अपने आप को उससे बाहर निकालो। जब भी हमें कोई इमरजेंसी होती है तो ऑथर ने उन दिनों को रेनी डेज का नाम दिया और इस तरह इमरजेंसी फंड को ऑथर ने अम्ब्रेला बताया। जिस तरह बारिश में हमें ये अम्ब्रेला बचाता है, उसी तरह जब कोई इमरजेंसी आती है उस वक्त ये इमरजेंसी फंड हमारे लिए अम्ब्रेला की तरह काम करता है और हमें भीगने से बचाता है, मतलब कि हमारे काम आता है। अब सवाल ये आता है कि हमें कितना फंड चाहिए इमरजेंसी के लिए। ऑथर हमें $1000 सजेस्ट करते हैं, यानी कि लगभग 80,000। बट आपकी एटलीस्ट 1 मंथ की सैलरी तो इमरजेंसी फंड के रूप में आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपको इधर उधर पैसे मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अब इमरजेंसी कैसे हो सकती है? अचानक से आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फिर आपकी जॉब चले जाए, या फिर आपके बिजनेस में बहुत ही बड़ा लॉस हो जाए। मतलब कि इन पैसों को आपको स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में या फिर रियल एस्टेट में नहीं डालना है। ये पैसे आपके पास इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए, जिससे इमरजेंसी के टाइम पर आप तुरंत इन्हें अपने काम में ले सकें और उस वक्त आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत या फिर अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये इमरजेंसी फंड आपको अपने शौक के लिए, जैसे कि बर्थडे पार्टी या न्यू मोबाइल खरीदने में, ऐसे काम में नहीं लेना है। जब एक्चुअल में कोई इमरजेंसी आएगी तभी आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आप अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको वापस से इस इमरजेंसी फंड को जल्दी से जल्दी इकट्ठा करके रख देना है। अगर आप अपने वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपकी सबसे पावरफुल वेपन होती है आपकी इनकम और आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका लोन, जिससे खत्म करने के लिए ऑथर हमें डेप्थ स्नोबॉल का यूज़ करने को बोलते हैं। ऑथर कहते हैं जैसे अगर आप एक छोटे से स्नोबॉल को एक बर्फीले पहाड़ से फेंकोगे तो वो नीचे आते आते एक विशाल यानी कि जायंट स्नोबॉल का शेप ले लेता है। तो उसी तरह आपको आपके सारे लोन्स को छोटे से बड़े अमाउंट के ऑर्डर में खत्म करते जाना है, क्योंकि ऑथर बोलते हैं कि एक इंसान तभी मिलियनेयर बन सकता है जब उस पर कोई लोन बाकी ना हो, क्योंकि आज के टाइम पर लोन से मिलना बहुत ही आसान है और आपको चुटकी बजाते ही लोन मिल जाता है। इसीलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि सबसे पहले आपको आपके सारे लोन्स को एक ऑर्डर में लिख लेना है। सबसे पहले आपको सबसे छोटा लोन कौन सा है उससे लिख लेना है, देन उसके बाद उससे बड़ा लोन, देन उसके बाद सबसे बड़ा लोन, उसके बाद आपको सबसे पहले सबसे कम अमाउंट वाले लोन को खत्म कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने दोस्तों से 10,000 रुपये ले रखे हैं तो आप हर मंथ उससे 1,000 रुपये पे कर दो। दूसरा लोन जिसमें आपने EMI पर एक लैपटॉप ले रखा है जिसके लिए आप हर मंथ 2,000 रुपये पे करते हैं। और तीसरा लोन जिसमें आपकी कार की EMI जाती है और आप उसमें हर मंथ 5,000 रुपये कार की EMI पे करते हो। और जब हमारा सबसे छोटा लोन खत्म हो जाएगा तो हमें एक अचीवमेंट वाली फीलिंग्स आएगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा अगले लोन को खत्म करने का। जिस तरह अगर आप जिम जाते हो और आपको पहले ही वीक में अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं तो आप नेक्स्ट वीक में और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऑथर हमें एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं, बट ऑथर का मानना है कि फ्रीडम मिलने के बाद एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि अब आपके सर पर कोई भी लोन बाकी नहीं होगा। अब आपके पास इमरजेंसी के लिए अच्छा खासा फंड भी पड़ा होगा। तो अब आप
जो पैसा कमा रहे हैं उन्हें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो और बचे हुए पैसों से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और अब आपको आपके फाइनेंशियल फिटनेस को मेंटेन करके रखना है। जब आप जिम में बहुत मेहनत करके एक अच्छा सा शेप ले लेते हो तो उसके बाद आपको वर्कआउट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और तब भी आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हो। उसी तरह जब आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लेते हो तो ऑथर हमें अपने इनकम का एटलीस्ट 15% इन्वेस्ट करने को बोलते हैं, जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर रखेगा। उसके लिए आप अपने पैसों को स्टॉक्स में, बॉन्ड में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका एम होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में एटलीस्ट 10% रिटर्न जनरेट करने का। और जब आप ये रिटर्न अचीव कर लोगे तो सही मायने में आप अमीर बनने के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दोगे और बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर लोगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का फास्टेस्ट बिलियनियर कौन है? जहां पर वॉरेन बफे को अपना पहला $1 बिलियन कमाने में लगभग 55 साल का इंतजार करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जेफ वॉकर ने अपना पहला $1 बिलियन केवल एक ही साल में कमा लिया था। उन्होंने bubble.com के टाइम पर priceline.com नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की थी और उससे उनकी नेटवर्थ $0 से $1 बिलियन हो गई। पर जेफ वॉकर ज़्यादा टाइम तक इसको सस्टेन नहीं कर पाए और bubble.com के टाइम पर उनका बिजनेस क्रैश हो गया और उनकी नेटवर्थ बिलियन से गिरकर मिलियन में आ गई थी और उन्हें उस मार्केट क्रैश में कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। और हर कोई इसी तरह की वेल्थ चाहता है जो हमेशा सस्टेनेबल रहे। बट ये जो मनी गेम है वो इतना ईजी नहीं है, ये काफ़ी टफ है। अगर आपको इस मनी गेम के रूल्स का पता नहीं होगा तो आप बर्बाद हो सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो पूरी लाइफ हार्ड वर्क करते रहते हैं बट एंड में वो गरीब ही रहते हैं। उनके पास कुछ खास पैसे नहीं होते हैं जिससे वो सरवाइव कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हालत ऐसी ना हो तो आपको इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इसी वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसे रूल्स शेयर करने वाला हूं जिन्हें फॉलो करने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि हमने तो अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी से यही कहावत सुनी है कि बेटा पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बट सच तो यही है कि अगर आप अपना नज़रिया नहीं बदलोगे और हमेशा यही सोचते रहोगे कि पैसा कमाना तो मुश्किल काम है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। इसीलिए आपको पैसे पेड़ पर लगाने ही होंगे। यहाँ ये इतना आसान नहीं है जितना आसान सुनने में लग रहा है। आपको पता होगा कि एक पेड़ लगाना कितना मुश्किल होता है। पहले हम उसके बीज बोते हैं, उसके बाद समय समय पर खाद पानी डालते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। आपको पता है कि रातों रात पेड़ ग्रो नहीं होता है, पेड़ ग्रो करने में टाइम लगाता है। बट एक बार जब पेड़ बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो आपको हमेशा के लिए फल देता रहता है। तब आपको उस पेड़ की इतने देखभाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है और आप आराम से उसके फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हो। और यही सेम चीज़ हमारे एसेट्स के साथ भी होती है। जब आप कोई बिजनेस खड़ा करते हो और वो एसेट से आपका ग्रो हो जाता है तब वो आपको इनकम जनरेट करके देता है। उस समय आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और ये आपका एसेट या बिजनेस इसीलिए ग्रो करना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो जाए, आपकी जॉब चली जाए या फिर आप बीमार हो जाए। उस समय ये पेड़ आपको फल देता रहेगा। मतलब ये एसेट आपको पैसे जनरेट करके देता रहेगा और आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपकी इनकम होती रहेगी। बहुत से लोगों को लगता है कि एक बार हम खूब पैसा कमा लें तो उसके बाद हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। बट ये सच नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती ही रहेगी। और इस इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए हम महंगी कार खरीद लेते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं और नए नए स्मार्टफोन ले लेते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी तभी हमें एडमायर करेगी जब हम शो ऑफ करेंगे। आपकी महंगी कार आपको कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक अच्छा फील करवा सकती है बट उसके बाद कुछ भी नहीं। आपको कुछ टाइम बाद बस नॉर्मल ही फील होगा, क्योंकि उस कार को खरीद लेने से आपकी इनसिक्योरिटी जाने वाली नहीं है। और ये ऐसी साइकिल है जिसके पीछे इंसान भागता रहता है बट कभी भी खुश नहीं रह पाता। तो अगर आप एक्चुअल में अपनी इनसिक्योरिटी को कम करना चाहते हैं तो आपको उससे दूर करने के तरीके खोजने होंगे। उसके लिए आपको दूसरों को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है और ना ही इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि लोग क्या सोचेंगे। आप जो खरीदो बट हमेशा खुद के लिए खरीदो, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। इन्वेस्ट वाइजली। जब बात होती है इन्वेस्टमेंट की तो हमारे काफ़ी सारे डिसीजन लॉजिकल नहीं होते हैं। हम कुछ ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, बस इसीलिए क्योंकि सब लोग वहां पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी उस जगह पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और इन्वेस्ट करने से पहले बिल्कुल भी हम रिसर्च नहीं करते। अब आप बोलोगे कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितने सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और उनकी कंपनीज भी तो शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी, तो हम उनमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देते।
पीटर लियंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर, कहते हैं कि हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके प्रोडक्ट हम डेली यूज करते हैं और जिनकी ग्रोथ में हम बिलीव करते हैं। और देखा जाए तो आजकल हम इंडियन ऑन अ डेली बेसिस पर कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करते हैं। मूवीज हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग हम अमेजन से करते हैं, फोन हम एप्पल का यूज करते हैं और एक कंपनी जिसकी कार हर कोई चलाना चाहता है और वो है टेस्ला। कितना अच्छा होता अगर इन कंपनीज की ग्रोथ में हमें भी फायदा होता। एप्पल, अमेजन, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनियों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है एंड आई एम श्योर कि आगे भी अच्छी होती रहेगी। क्या आप जानते हैं कि आप यूएस स्टॉक्स मार्केट में फ्रिक्शनल शेयर भी बाय कर सकते हैं, मतलब एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट। मैं सजेस्ट करूंगा कि 2014 में आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं। पैसा खर्च करने की कोई लिमिट नहीं होती है। दुनिया के मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं और अपनी लाइफ पेचक टू पेचक जीते हैं, मतलब पूरी तरह से अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं और वो हमेशा यही सोचते हैं कि एक बार मेरी सैलरी बढ़ जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने लग जाऊं तो मैं पैसा भी इन्वेस्ट करने लग जाऊंगा। बट जब एक्चुअल में उनकी सैलरी बढ़ती है तो होता कुछ नहीं है, ऊपर से उनके खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब भी उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो उनके एक्सपेंसेस भी अपना आप ही बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना होता है। और अगर आप पैसों को लेकर डिसिप्लिन नहीं रहते हो, बेफालतू के खर्चे करते रहते हो, तो आप चाहे लाखों ही क्यों ना कमा लो, मंथ के एंड में आपके पास कभी भी पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर आप चुटकी बचाकर लाखों खर्च कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना ही होगा। अगर एलोन मस्क अमेरिका में एक दिन में $1 में सर्वाइव कर सकते हैं तो आप तो उनसे कहीं ज्यादा कमा रहे हो। आप तो बड़े आराम से कम खर्चे में अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हो। हाँ, आपके दिमाग में आ सकता है तो फिर लाखों कमाने का क्या फायदा। बिल्कुल, आप अपने पैसों को एंजॉय कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, नए नए गैजेट्स ले सकते हो, बट एक बजट में, एक लिमिट बनाकर।